नमस्कार दोस्तों, अल्फा अफसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस 2024 के लिए ए टू जेड सीरीज़। हम राजस्थान का करंट अफेयर्स इसमें देख रहे थे, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का हमने कवर कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं देखो जो जनवरी से जो शुरू कर रहे हैं अपन, क्योंकि अगर हम लोग सितंबर से शुरू करते या अक्टूबर से शुरू करते तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। पर मैं अगेन आई टेल यू कि जो एक सिस्टमैटिक मैनर में चीज़ें की जाती है, तो वो उसी हिसाब से अच्छे से कवर हो पाती है। दैट इज़ व्हाई मैंने ये प्रेफ़र किया। जैसे आज मुझे कोई बता रहा था कि जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, उसका नाम चेंज हो गया। तो नाम चेंज हो गया तो आगे वाले करंट अफेयर्स में वो आ जाएगा। वैसे उसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मेजर कोई चेंज नहीं है। पर आगे वाले महीने की जो करंट अफेयर्स होंगे, जिस पर्टिकुलर डेट को हो, तो उस डेट के साथ में कुछ चेंजेज़ आ जाएँगे। मेजर चेंजेज़ जो उसमें थे, उसमें हमने बात कर ली थी कि अब जो है वो पाउडर्ड मिल्क की जगह पर गाय का दूध ही दिया जाएगा। तो ठीक है, ये हमने जनवरी से अप्रैल तक का कवर कर लिया। अब हम लोग मई 2024 का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अब लोकसभा इलेक्शंस की बात है। लोकसभा इलेक्शंस वैसे पुराना मैटर हो गया। अब तो सरकारें बनी गई है, कुछ काम भी हो ही गए हैं। परंतु थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है, थोड़ी बेसिक जानकारी हमको रहे। देखो, 2 आपको याद होगा 2 फेजेज़ में है ना, 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को 2 फेजेज़ में ये इलेक्शन हुए थे। 12 सीटें एक फर्स्ट फेज़ में थी और 13 सीटें सेकंड फेज़ में थी। टोटल 25 लोकसभा सीट्स हैं राजस्थान में, और राज्यसभा की कितनी है? टोटल 10 सीट्स हैं, और जो विधानसभा कितनी है? 200 सीट्स हैं। तो अब देखें लोकसभा इलेक्शन के बारे में, तो 62.10% जो टोटल वोटिंग हुई है वो हुई है। इसमें से देखें अपन, तो देखो इलेक्शन के टाइम पर, अब जैसे मैं अभी बात ही कर रहा था, जब इलेक्शन हुए हमारे, तब प्रवीण गुप्ता जी हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो थे। ठीक है, अभी नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बन गए। आगे वाले करंट अफेयर्स में आ जाएगा, नवीन सर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। वो अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो बन गए हैं। तो प्रवीण गुप्ता, आपको इलेक्शन तक का तो यही याद रखना है। अगर इलेक्शन के टाइम का पूछा जाएगा तो वैसे, और वैसे राजस्थान का पूछा जाएगा तो हम लोग आगे कवर कर लेंगे। फिर ये जो टोटल वोटिंग 62.10% हुई है, इसमें से ईवीएम के माध्यम से कितनी हुई है? 61.53, और पोस्टल बैलेट से 57%। देखो, बहुत बड़ी बात नहीं है अगर स्टेटमेंट में ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे तो ये टोटल देखना, देखें 62.10% हुआ क्या? अब परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करें, कौन-कौन से ऐसे जिले या लोकसभा क्षेत्र रहे जहाँ पर ये इंक्रीज़ हुआ है परसेंटेज, तो बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा, 3 जगह पर ये परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। बाकी जगह सिमिलर या फिर डिक्रीज़ देखने को मिला है। हाईएस्ट वोटर टर्नआउट जो था, वो बाड़मेर में था, और जो लोएस्ट वोटर टर्नआउट था, वो करौली धौलपुर की एक कॉमन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर था। फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर जो फीमेल वोटर्स थी, उनकी संख्या मेल वोटर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा थी। फिर हम देखें, हमने देखो आपको याद होगा जो जनवरी का करंट अफेयर देखा था, उसमें हमने देखा था 4 लोग राजस्थान से जिनको क्या मिला था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब एक डॉक्टर राधेश्याम पारीक है, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये नवलगढ़ झुंझुनू के निवासी हैं, है ना? मूल निवासी वहाँ के हैं, परंतु ये अभी यूपी में रहते हैं। पिछले 70 सालों से ये यूपी में ही सेवाएँ दे रहे हैं। तो वो यूपी के ये रेज़िडेंट हैं, इसलिए उस वाले में हमने 5 जनों को नहीं गिना था। एग्ज़ाम में भी आता है तो आपको 4 ही करके आना है। राधेश्याम पारीक जी के बारे में आता है, तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, है ना? और ये पिछले 70 साल से आगरा में ये रहते हैं, आगरा में इनका क्लिनिक है। तो ये उत्तर प्रदेश है। देखो यहाँ पर मेडिसिन में इनको ये दिया गया है और उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यहाँ पर राजस्थान नहीं लिखा हुआ है, इसलिए राजस्थान में किनको 4 लोगों को ही है, और एक मतलब 4 में से 3 लोग हैं, और एक वो है, जो पेयर में दिया गया है। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, आई थिंक, है ना? मुझे भी एग्ज़ैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। फिर 14th ऑलिव क्राउन अवार्ड्स। अब देखो ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके द्वारा मुंबई में हर साल ये ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दैनिक भास्कर को दिए गए हैं, है ना? किसके लिए? सीएसआर कैंपेन दैनिक भास्कर चलाता है, तो सिल्वर कैटेगरी में ये अवार्ड इनको दिया गया है। 2023 में भी दैनिक भास्कर को ये अवार्ड मिला था, पर कभी मुझे नहीं लगा कि कोई एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछा है। फिर भी याद रहे। उसके अलावा आगे देखें तो रूट्स ऑफ राजस्थान कैंपेन। अब देखो रूट्स ऑफ राजस्थान कैंपेन, आपको पता है हमारे टूरिज्म को लेकर के जो हमारी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, दिया कुमारी जी, वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म को, राजस्थान को टूरिज्म हब बनाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। उसमें से ही एक काम रूट्स ऑफ राजस्थान कैंपेन है। इसमें करना क्या है, जो हम लोग देखो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, टू प्रमोट टूरिज्म, है ना? अब इसमें क्या हुआ, छोटे बच्चे जो 10 से 18 साल के बच्चे होंगे, वो वीडियोस बनाएंगे, छोटी-छोटी वीडियोस बनाएंगे, अलग-अलग जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनकी जानकारी देते हुए। जो बेस्ट वीडियो बनाएगा उस बच्चे को 50,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, और जो टॉप 100 बच्चे होंगे, उनको क्या है, 3 दिन के लिए जयपुर में भ्रमण का मौका मिलेगा, जयपुर घुमाया जाएगा। तो ये बेसिक रूट्स ऑफ राजस्थान कैंपेन के बारे में है। डिजिटल बाल मेले का आयोजन हो उसी के तहत, है ना? इसका शुभारंभ है ना 30 मार्च 2024 को किया गया। इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली देखो एक फ्यूचर सोसाइटी नाम से ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो है। तो थोड़ी डिटेल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है योजना, अगर आपको याद रहे तो थोड़ा-सा फैक्ट, जैसे 10 से 18 साल के बच्चे किस काम के लिए रूट्स ऑफ राजस्थान, तो आप सोच करके देखो, विचार करके देखो, तो रूट्स ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान का जो बेसिक जो फाइबर है, जो हम इतने वर्षों पुरानी हमारी विरासत है, उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं ताकि टूरिज़्म को और इसको प्रमोशन मिल सके।
आप देखो तो यहाँ पर डिजिटल बाल मेला प्रस्तुत करता है रूट्स ऑफ राजस्थान, बच्चों के लिए विरासत से जुड़ने और कला और संस्कृति का आनंद लेने का अवसर। तो ये आप देख सकते हो वैसे बहुत ज़्यादा तो औचित्य नहीं है ये सब इमेजेस डालने का, पर ठीक है ये अच्छा हो जाता है, पीपीटी भी थोड़ी ढंग की लगती है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर नीरू यादव जी, अब देखो ये बहुत ही फेमस सरपंच है भाई, हॉकी वाली सरपंच नाम से इनको जाना जाता है। इनको यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है, उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। झुंझुनू की रहने वाली है ये, वहाँ झुंझुनू के पास में गाँव है, वहाँ की ये सरपंच है। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसे नवाचार किए हैं जिसकी वज़ह से ये इतनी वर्ल्ड फ़ेमस हो गई और मतलब इनका जो गाँव है वो भी बहुत ज़्यादा सशक्त हो गया। अब इसमें देखें हम लोग तो हाइलाइट्स देखो ये किस लिए इनको बुलाया गया है, इनोवेशन टू एम्पावर गर्ल्स एंड वुमेन, है ना? इन्होंने जो इनोवेशंस किए हैं उनको उसका अपना जो अनुभव है ये साझा करेंगी कहाँ पर? जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है सीडीपी की एनुअल जो कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन है उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। तो इस बार न्यूयॉर्क में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी अप्रैल 29 से 3 मई 2024 को। आप नीरू यादव जी का नाम याद रखना अच्छे से, हॉकी वाली सरपंच इनको कहा जाता है। फिर ये देखो एक सच्ची सहेली नाम से महिला सच्ची सहेली महिला एग्रो इस नाम से एक एफपीओ चलाती है। एफपीओ क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो अलग-अलग छोटी-सी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है जहाँ पर देखो खाद, बीज और जो अलग-अलग सामग्री होती है वो सस्ते रेट पर मिलती है। फिर इन्होंने एक बर्तन बैंक भी खोला है। ये देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर मुझे अच्छे लगे इनके नवाचार, तो आप देख सकते हो मेरा पेड़ मेरा दोस्त इनकी जो मुहिम है उससे इन्होंने 21,000 पौधे भी फ्री में बाँटे हैं सरकारी स्कूलों में। तो ये सब इनके काम हैं, इनको देखो यूनाइटेड नेशन में बुलाया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है और आपको याद रखना है। राजस्थान का गौरव है। फिर स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। तो देखो पिछली बार करंट अफेयर्स में बहुत ही पॉपुलर योजना रही थी राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, और जैसी सरकारें बदलती है तो बदलता क्या है? नेम चेंज, गेम चेंज। तो सीटों की देखो इसमें टोटल 500 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती थी, है ना? और किसके लिए दी जाती थी? बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए। उसमें से दी जाती थी कितने 150 ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी जो बाहर जाकर के अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनको। तो ये टोटल देखो पुरानी योजना में 500 स्टूडेंट में से 150 छात्र विदेशी संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजे जाते थे। अब ये सीटें बढ़ा करके 300 कर दी गई है ना? जो बाकी बची 200 सीट्स हैं, उसमें जो देश के ही बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर पढ़ाई करवाई जाएगी और मतलब उसके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, पर बाकी जो 150 सीट है, उसके लिए क्या किया बाकी जो 300 सीटें हैं, उसके लिए जो फॉरेन अब्रॉड में जो बच्चे पढ़ने जाएँगे, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इसमें 100% स्कॉलरशिप दी जाती है, अलग-अलग कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, तो हम उतनी ज़्यादा डिटेल में किसी योजना की ना जाएँ, फिर भी अगर हम लोग योजनाओं को अलग से कवर करेंगे एक लेक्चर बना करके, तो थोड़ी और डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। फिर एक स्वयं पोर्टल। अब देखो राजस्थान सरकार या सरकारों को कौन समझाए कि भई समर वेकेशन जो होती है, गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं नानी के घर जाने की। पर स्वयं पोर्टल भई इन्होंने बना दिया किस लिए? पढ़ाई करने के लिए। क्यों? टू मेक गुड यूज़ ऑफ समर वेकेशंस। अब समर वेकेशन का गुड यूज़ तो नानी के घर जाकर के ही हो सकता है, खेल के ही हो सकता है। पर चलो इन्होंने बनाया है, हम याद रखेंगे कौन-सी? ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। जिस भी स्कूल्स में जिन भी बच्चों के कोर्सेज़ में यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, जिसमें भी एनसीईआरटी बुक्स चलती है ना? जिन स्कूल्स में, वहाँ उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। 16 कोर्सेज़ इसमें 11वीं क्लास के हैं और 12 कोर्सेज़ 12वीं क्लास के। ये सब थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी डिटेल्स जो यहाँ पर बताई जा रही हैं एटलीस्ट इतनी तो याद रखनी है। ये 16 मई से 30 सितंबर तक इस कोर्स का संचालन किया जाएगा। तो किसके लिए है? ये तो अच्छे से याद रखना कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्वयं पोर्टल आ जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। अभी आगे हम लोग और भी 10-12 पोर्टल पढ़ेंगे, तो स्वयं पोर्टल भई इलेक्शन कमीशन का पोर्टल नहीं है, है ना? ये बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके समर वेकेशंस का अच्छा इस्तेमाल हो, उसके लिए पोर्टल है। फिर आगे देखें हम लोग लोकसभा चुनाव जो हुए अभी, उसमें देखो निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, उसने कुछ ऐप्स और पोर्टल जो मैंने स्वयं पोर्टल बताया ना, वो इसीलिए बताया था कि ये हम लोग को 5-6 जो ऐप्स और पोर्टल है, वो देखने हैं। अब इसमें सुविधा पोर्टल है, सी विजिल पोर्टल है और वोटर हेल्पलाइन ऐप है। इनमें देखते हैं, देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे, कोई मतलब नहीं है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव को लेकर के जो सिद्धांत कायम रखने हैं, उसके बारे में बात है। राजनीतिक दल, उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकेंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है क्या कि किसी भी समय कहीं से भी आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। तो ये सुविधा पोर्टल का काम है। फिर सी विजिल है, तो विजिल मतलब क्या हुआ? विजिलेंस रखने के लिए। तो स्ट्रिक्ट विजिलेंस अपन रखेंगे किस पे? अगर कोई वायलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता है उसको कोई वायलेट करता है या फिर कोई और ग्रीवेंसेस हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये आप याद रखना कि इसमें जितनी भी शिकायतें प्राप्त होगी, तो संबंधित जो अधिकारी होगा उस टाइम पर, उसको 100 मिनट में उसका निस्तारण करना होगा, उसको रिज़ॉल्व करना होगा कितने टाइम में? 100 मिनट में। तो ये सी विजिल थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है। फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप, तो पंजीकरण हो, चाहे फिर संशोधन हो, कुछ चेंजेस कराने हों, रजिस्ट्रेशन हो, जो आपके इलेक्शन सेंटर्स हैं उनकी जानकारी हो, ये सब के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है। तो ये आप समझ ही सकते हो। मतलब ये 5-6 ऐप के नाम लिख कर के दे सकता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन-सी जो ऐप है या कौन-सा पोर्टल है लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया है। तो अब जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप है, तो ये तो नाम से ही क्लियर है, पर सुविधा पोर्टल पूछ ले तो थोड़ा मुश्किल है पहचानना। सी हाँ, तो फिर आगे देखें, तो देखो एक वोटर सर्विस पोर्टल है, इसमें भी अगेन वही बातें हैं, नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने, विलोपन अथवा संशोधन, है ना? कुछ चेंजेस करने हो, रजिस्टर करना हो, ये सब काम करने हो तो वोटर सर्विस पोर्टल है। फिर यहाँ पर देखो कुछ वो है एक वोटर टर्नआउट ऐप है ना? वोटर टर्नआउट ऐप।
अब ये वोटर टर्नआउट ऐप नाम से ही पता चल रहा है, विधानसभा में वोटर टर्नआउट है ना, पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर की संख्या सही देखा जा सकेगा, मतलब हर सेंटर पे आप अलग-अलग देख सकते हो। वैसे देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तो क्या है, बहुत थोड़ी शर्मनाक बात है, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर, वैसे मुझे भी यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, पर थर्ड जेंडर मतलब क्या? ठीक है, थर्ड जेंडर मतलब क्या? आप देखो यहाँ पर पुरुष पहले लिखा हुआ है, महिला बाद में लिखा हुआ है, फिर थर्ड जेंडर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि थर्ड जेंडर क्या? वैसे मेंस वेस के लिए थोड़ी-सी काम की चीज़ें होती है, बाकी ये तो वो है, पर थर्ड जेंडर किसी को कहना मतलब आप खुद को फर्स्ट जेंडर मान रहे हो, खुद को शुरुआती मान रहे हो, तो ये थोड़ा-सा है ना जेंडर सेंसिटिव कुछ वर्ड्स होते हैं, कई डिक्शनरीज़ में ये सब नहीं यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया थर्ड जेंडर इस्तेमाल करना गलत है ना? जो महिला, पुरुष और जो भी आप उनको कहना चाहो, थर्ड जेंडर मतलब तो आप अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते हो। फिर चलो नॉनदलेस एनजीएस पोर्टल की बात करते हैं। एनजीएस पोर्टल में भी नाम से क्लियर है, देखो नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल है ये, मतलब ये समस्याओं के समाधान के लिए है, ग्रीवेंसेस के समाधान के लिए। तो मतदाता द्वारा जो परिचय पत्र होता है, जो इलेक्शन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, प्राप्त ना होने या आवेदन फॉर्म का निराकरण ना होने के संबंध में या आचार संहिता का जो उल्लंघन है, उसके संबंध में कुछ शिकायत दर्ज करानी हो, तो ग्रीवेंसेस हों, तो आप इस पोर्टल पे दर्ज करा सकते हो। फिर 2 ऐप और देखो, एक तो सक्षम ऐप है। सक्षम ऐप में क्या है, जो दिव्यांगजन हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको इस ऐप के माध्यम से निर्वाचन नामावली में अपनी मतलब दिव्यांगता को जो दर्ज कराना है, मतलब उनको जो सर्टिफ़िकेट हर बार मिलता होगा या फिर जो उनको एक बार सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, उसको अपलोड करना है, तो वो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, तो सक्षम ऐप। फिर नो योर कैंडिडेट, देखो बैंक, जैसे बैंक हो गया, पेटीएम और ये फ़ोन पे वगैरह होते हैं, ये केवाईसी कराते हैं, है ना? उसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। अब यहाँ पर केवाईसी मतलब क्या है? ये एक नो योर कैंडिडेट। अब कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? जो भी एमएलए के इलेक्शन में खड़े हुए हैं कैंडिडेट, उनकी जो भी जानकारी आपको चाहिए। जो लोग इस ऐप के माध्यम से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। फिर कैंडिडेट की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो उसकी जानकारी भी इस ऐप पे होगी। पर उससे हो क्या जाएगा, ठीक है? आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो उसको कैंडिडेट बनाया, समस्या वाली बात तो वो है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कौन-कौन सी पोर्टल है, सुविधा पोर्टल है, ये बहुत ज़्यादा कचरा हो गया। बट ये पीडीएफ मैं उस पे अपलोड करूँगा, तो ये सब नहीं रहेगा यहाँ पे इतना। ठीक है, ये इसके अलावा वोटर सर्विस पोर्टल है, एनजीएस पोर्टल है, सक्षम ऐप और नो योर कैंडिडेट, एक वोटर टर्नआउट ऐप हमने और देखी थी। ठीक है, फिर एक देखते हैं, एक रिपोर्ट आई हुई है, पोषण ट्रैकर रिपोर्ट। अब ये पोषण ट्रैकर रिपोर्ट क्या है? राजस्थान में देखो जो पोषण की स्थिति है, जो न्यूट्रिशन है ना? जो न्यूट्रिशन है बच्चों में, उसके उसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है। तो इसमें बताया गया राजस्थान में कुल 1.94 लाख जो चिल्ड्रन हैं, वो कुपोषित हैं, अंडर नरिश्ड हैं। और सर्वाधिक संख्या इसमें 12,976 बच्चे उदयपुर में हैं, सबसे कम जैसलमेर में हैं और सबसे कम अति गंभीर जो कुपोषित बच्चे हैं, वो कोटा में हैं। तो ये थोड़े छोटे-छोटे से डाटा हैं। एक बार ध्यान में रहे तो आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तो नहीं है, पर जैसे मेंस में लिखने में काम आ सकती है और और भी अगर कोई स्टेटमेंट में ऐसा कोई ऑप्शन डाल दिया जाए, तो उसमें काम आ सकती है। पर सर्वाधिक संख्या देखो कहाँ पर है, उदयपुर में है, सबसे कम देखो इसमें क्या है कि जो कैटेगरी है उसको सब डिवाइडेड किया गया है। एक तो गंभीर कुपोषित बच्चे और एक अति गंभीर, है ना? तो अति गंभीर में सबसे कम कहाँ पर है, कोटा में है। बाकी नॉर्मली अगर अपन देखें रिपोर्ट के अनुसार, तो सर्वाधिक ऐसे बच्चों की संख्या जो कुपोषित हैं, कहाँ पर है, उदयपुर में है और सबसे कम जैसलमेर में है। फिर आगे देखते हैं गणगौर फेस्टिवल। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गणगौर फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो इस बार ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में गणगौर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। कितनी तारीख को हुआ है, ये भी याद रखना, 20 अप्रैल 2024 को। ये राजस्थान कुटुंब ऑस्ट्रेलिया कार्यकारिणी है एक, जो राजस्थान की जो फैमिलीज वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहती होगी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी होगी, तो उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था और बहुत सारे राजस्थान के कलाकारों को भी वहाँ पे बुलाया गया था। अगर जो लोग फेसबुक वगैरह पे एक्टिव रहते हैं, तो वो ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में ये ऑर्गेनाइज हुआ था गणगौर फेस्टिवल। फिर आगे देखें तो एक सेकंड, इसमें कुछ एरर आ गया क्या? अब आगे देखते हैं हम लोग सिंदेश्वर खुर्द। अब सिंदेश्वर खुर्द क्या है? देखो ये राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है, चांदी की खदान है ना? अब ये जो सिल्वर माइन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये देखो सबसे पहली बात तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक दरीबा है ना, राजस्थान में दरीबा नाम की जगह है, वहाँ पर दरीबा में एक प्लांट है, तो उसके लिए जो चांदी है या जिंक है, वो कहाँ से आता है? तो ये सिंदेश्वर खुर्द की माइन है, वहाँ से आता है ना? ये आप लोकेशन याद रखना, सिंदेश्वर खुर्द कहाँ पर है? ये राजसमंद में पड़ता है, ठीक है? राजसमंद में है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ये चांदी की खदान है ना? ये माइंस एंड मिनरल्स का जो राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसमें ये आता है। फिर विश्व में ये देखो इसलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है ये ना। 2023 में चौथे स्थान पर थी, पर अभी ये सेकंड प्लेस पर है दुनिया में, पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान जिंक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई और राजस्थान मतलब इंडिया में तो आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर है, राजस्थान में ही है और किसके द्वारा है, हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। वेदांता ग्रुप की कंपनी है, अनिल अग्रवाल इसके चेयरमैन है। फिर आगे देखें रोबोटिक्स लैब, तो ये देखो ये भी अब सरकारों को कौन समझाए, पर देखो रोबोटिक्स लैब क्या है, 201 महात्मा गांधी जो स्कूल्स हैं वहां पर रोबोटिक लैब बनाई जाएगी, इसमें बच्चों को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें
कैसे रोबोट्स को कैसे बनाया जाता है और उसके जो प्रोग्रामिंग वगैरह उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। 201 महात्मा गांधी स्कूल में है। नंबर याद रखना है, जहां पर मैं बोलूं नंबर याद रखना है वो नंबर याद रखना है ना। इसमें 163 जो लैब्स हैं वो तो सेकेंडरी स्कूल जो माध्यमिक शिक्षा स्तर पर होंगी, और 38 होंगी वो प्राइमरी लेवल पे। अब मुझे थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि रोबोटिक्स की पढ़ाई आप प्राइमरी लेवल पे करा रहे हो। जो पहले आप अगर आप स्टेम देखो, स्टेम होती है एक चीज, स्टेम का अगर स्तर देखो आप, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, अगर आप जो गर्ल चाइल्ड है ना, गर्ल चाइल्ड है, उसमें आप अगर मैथमेटिक्स को लेकर के उसका रुझान देखो तो आपको पता चलेगा, डेटा देखोगे तो पता चलेगा कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है राजस्थान की, और भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पर चलो आप रोबोटिक्स के माध्यम से करो तो उसके माध्यम से हमको तो याद रखना है पेपर पास करने के लिए। तो रोबोटिक्स लैब है, कहाँ पर शुरू की जा रही है भाई? 201 महात्मा गांधी स्कूल्स में, राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद। और 163 तो जो स्कूल्स हैं वो कौन सी हैं? ये सेकेंडरी एजुकेशन वाली है, और 38 प्राइमरी स्तर की जो स्कूल्स हैं वो हैं। फिर आगे देखें तो उत्कर्ष किसान ऐप है। उत्कर्ष किसान ऐप में क्या है, किसान अपने जो उत्पाद होंगे वो सीधे बेच देंगे भाई किसको? जो जिसको भी ये जो उत्पाद है वो चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो बीच में जिसको अड़तिया कहते हैं, और जो बिचौली होते हैं जो मंडी में काम करते हैं, और उससे क्या है कि जो प्राइजेस, जो किसान को जो प्राइजेस मिलने चाहिए, है ना, जो प्राइजेस किसान को मिलने चाहिए। आपको पता होगा कि किसान आलू उगा रहा है, उससे 2 रुपए 3 रुपए किलो पे आप आलू ले रहे हो, और मार्केट में आलू लेने जाओ तो 30 रुपए दे रहे हो, है ना। तो ये किसान का पैसा कहाँ गया भाई? 28 रुपए किसान को कम मिल रहे हैं। आप मान लिया आपने कि मार्केटिंग वगैरह सब कुछ करी आपने, तो भी 28 रुपए जितना काम उसने पूरे साल मेहनत की, उसको 2-3 रुपए पर किलो, और आपने वो उसने बेचा और उसके आपने 28 रुपए कमा लिए। तो इसलिए क्या है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर किसानों को। जैसे कि मैं आपको, वैसे भी हम लोग जनरली आप जानते होंगे कि हमने जिन जिनको भगवान बोला है, उनकी हमने दुर्दशा बहुत की है, चाहे वो किसान हो, चाहे गाय माता हो, चाहे फिर गंगा मैया हो। तो चलो ठीक है, ये सब बातें, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट जाता हूँ। किसानों को देखो अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करेगा, किसके माध्यम से? उत्कर्ष किसान ऐप। नागौर के एक नकुल परिहार हैं, उनके द्वारा ये ऐप बनाया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐप से क्या होगा, बिचौलियों व मंडी में कर रहे काला, जो भी लोग कालाबाजारी करते हैं, उनका ये मतलब बीच में से पत्ता कट जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष किसान ऐप। फिर जीण धाम का लक्खी मेला, तो जीण माता का भाई लक्खी मेला कहाँ लगता है? सीकर में लगता है। सीकर में शक्तिपीठ है जीण माता की। और चैत्र की नवरात्रि को, है ना, चैत्र की नवरात्रि को ये मेला लगता है। इस बार 9 अप्रैल से 17 अप्रैल को ये मेला लगा। और यहाँ पर रोपवे की कुछ-कुछ जगह पर, जैसे नीमच माता उदयपुर में है वहाँ पर, और जीण माता सीकर में है, वहाँ पर रोपवे की भी शुरुआत की गई है। तो 50 मीटर लंबा रोपवे है। ये कहाँ तक जाता है? तो ये काजल शिखर माता मंदिर तक जाता है। अब वैसे जो वहाँ पे रहते हैं उनको तो पता रहता है, पर काजल शिखर माता मंदिर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं आपको अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग बार बताता ही रहा हूँ ये, कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जो टीचर उसको पढ़ाता है उसके लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है कि राजस्थान में हर गली में मंदिर है ना? कुछ फेमस मंदिर, हर छोटी-छोटी जगह पे कुछ फेमस मंदिर है। पर करंट अफेयर्स में आ गया तो एक और याद करना, पढ़े तो ये वाला भी आप उसके आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में लिख लेना। फिर एक, ये देखो यार, ये पकड़ावा नहीं है, ये अगड़ावा है, ठीक है? अगड़ावा, ये याद रखना। अगड़ावा एयर स्ट्रिप है, आपको ये याद रखना है। पहले पिछली बार क्वेश्चन भी किसी में पूछा हुआ है। तो ये NH 925 ए है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसके तहत NH 925 ए है। आप पूरा देखोगे, अगर ये राजस्थान का मैप आप, अब राजस्थान का मैप ऐसे ही बना देता हूँ, इसमें हैंडराइटिंग ही नहीं आ रही तो मैप तो क्या ही बनेगा। तो ये जैसे जैसलमेर वाला, और ये जो भी बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से टच होता हुआ बॉर्डर एरिया है, वहां पर भारतमाला जो प्रोजेक्ट के हाईवेज बने हुए हैं, उसमें से एक पार्ट है हाईवे का NH 925 ए। वहां पर आप जो एयरफोर्स के बड़े-बड़े विमान होते हैं, ग्लोब मास्टर्स होते हैं, हरक्यूलिस होते हैं, या फिर फाइटर जेट्स होते हैं, इनकी लैंडिंग कराई गई है। तो ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है ना? कहाँ पर है? ये वाला थोड़ा-सा मैं सही से लिख देता हूँ, कोशिश करता हूँ देखो एक अच्छी हैंडराइटिंग लाने की, कि ये कौन-सी, यहाँ पर पकड़ावा लिख दिया है, पर ये पकड़ावा नहीं है, ये अगड़ावा है ना? अगड़ावा है, अगड़ावा। ठीक है, तो ये है क्या? इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। कहाँ पर बनी हुई है? NH 925 ए पर, है ना? ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। फिर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास में ये बनी हुई है। कहाँ पर? सांचौर जिला है, ठीक है? जैसलमेर में नहीं है, ये सांचौर जिला है। वहाँ पर ये भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है। वायुसेना ने यहाँ पर 8 अप्रैल को एक एक्सरसाइज की थी, इसलिए ये अभी करंट अफेयर्स में है। बाकी ये पुरानी बनी हुई एयर स्ट्रिप है, उस टाइम पर नरेंद्र मोदी वगैरह और ये लोग आकर के इसका उद्घाटन करके गए थे, ठीक है? ये अगड़ावा एयर स्ट्रिप। फिर ललित गुप्ता। अब ललित गुप्ता जी को देखो राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड मिला है ना? अपने पिछले महीने के करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था, किसको दिया गया था ये? सुरेंद्र जी को दिया गया था, है ना? उसके अलावा ये ललित गुप्ता जी को भी दिया गया है, किसके लिए? सामाजिक एवं गो सेवा कार्यों के लिए। और ये कब दिया गया है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को होता है ना? 30 मार्च को, यहाँ लिखा हुआ 30 मार्च को होता है। उसमें जयपुर में एक G20 कल्चरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, वहां पर ये ललित गुप्ता को राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड मिला है। फिर आगे देखो तो कुछ ये
प्लेयर हैं ओजस्विनी सारस्वत, ये जयपुर की रहने वाली हैं, 11 साल की देखो बच्ची हैं और ये गोल्फ, है ना? गोल्फ जैसा स्पोर्ट राजस्थान में कोई खेल रहा है, बड़ी बात होती है। हम लोग तो जनरली बचपन में कभी देखा नहीं, पर ये 11 साल की बच्ची, इन्होंने देखो राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर ये जीती हैं और इससे पहले इन्होंने एशिया जूनियर मास्टर्स का भी खिताब हासिल किया है। तो ओजस्विनी सारस्वत, आपको गेम याद रखना है, कौन-सा गेम है? गोल्फ है और हैं कहाँ की? तो जयपुर की, ये याद रखना है। इसके आगे हाँ, तो ये देखो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है पाना देवी गोदारा जी की। ये 92 साल की महिला है भाई, है ना? और इन्होंने 92 साल की उम्र में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब यहाँ पर 92 साल की उम्र में हिला भी नहीं जाता है लोगों से और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। बीकानेर की नोखा में है ना, आणकीसर गाँव है, वहाँ की रहने वाली हैं और पुणे में एक है ना नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है। ये ऐज कैटेगरी वाइज़ होती है, पर इन्हीं की ऐज कैटेगरी के लोग मतलब यहाँ पर जैसे 75 अबव टाइप से और अलग-अलग जैसे 42 से 60 वाली कैटेगरी बनती है, तो ऐसे-ऐसे मास्टर्स जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होते हैं, वो इसमें खेलते हैं। तो 44th जो पुणे में हुई थी, वहाँ पर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते और अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाएँगी स्वीडन में। तो आपको नाम याद रखना है भाई, हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग बात है, राजस्थान की कोई ऐसी महिला है। वैसे भी अपने वाले तो डोकरे होते ही ऐसे ही हैं। ठीक है, तो पाना देवी गोदारा जी। फिर आगे देखेंगे देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट, तो ये वन लाइनर है, देखो कोटा में ये ऐसा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट है, तो ये देश का सबसे बड़ा। वैसे भी आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने योजना बना करके और जितनी भी गौशाला स्थापित की है ना? हम लोग जो इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे तो गौशाला जितनी भी स्थापित की है, वहाँ पर उन्होंने 50 लाख तक का जो बजट है, अगर आप बायोगैस प्लांट लगाते हो तो 50 लाख रुपए आपको सरकार दे देगी, बाकी जितना भी लगाना है वो आप लगा सकते हो। फिर आगे देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय समरसता रत्न पुरस्कार है ना? राजस्थान वाला किसको दिया गया है? तो ललित गुप्ता जी को और सुरेंद्र जी को दिया गया है और संदीप गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय समरसता रत्न सम्मान दिया गया है। ये भी G20 समरसता अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समन्वय हुआ सम्मेलन कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वाला दिया गया और इससे पहले हमने कौन-सा देखा? जो G20 का सम्मेलन जयपुर में हुआ, ठीक है ना? वहाँ पर राजस्थान वाला पुरस्कार दिया गया। फिर एक डॉक्टर राधा कृष्णन शर्मा है ना? राधा कृष्णन शर्मा, इनको रंग यात्रा सम्मान दिया गया। ये राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को कमेंट में बताना कि राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी जो है, ये कहाँ पर लोकेटेड है ना? बिना देखे अगर आप बता सको कि इसकी लोकेशन कहाँ है। ऑप्शन मत माँगना, 5 ऑप्शन आएँगे एबीसीडी, उसमें से आप बता देना कौन-सा है, आपको क्या पता है। ठीक है? तो ये मई महीने का करंट अफेयर्स था। इसके बाद में हम लोग मई के बाद में जून, जुलाई और ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट के 3-4 महीने के करंट अफेयर्स होंगे, वो थोड़े से लेंथी होंगे, तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना। और इकोनॉमिक सर्वे या फिर कोई सब्जेक्ट आपको, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान ज्योग्राफी हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या जनरल साइंस हो, है ना? या फिर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हो, इसमें से कोई भी ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट हों, मतलब मेरा प्लान चल रहा है कि मैं कोई एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स बनाऊँ, थोड़ा ये करंट अफेयर्स से थोड़ी-सी बोरियत हो जाती है। तो आप में से कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है, इकोनॉमिक सर्वे की स्टार्ट करें या फिर इसकी स्टार्ट करें? इकोनॉमिक सर्वे वैसे बथेरे इकोनॉमिक सर्वे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से देख लेना। वैसे इंग्लिश मीडियम में डालने की मेरी तो थी इच्छा, पर देखते हैं, है ना? तो ये मई का करंट अफेयर्स था। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।